जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। पास पेपर 9 पेज 211 पे है। ये भी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, कल फिर पास पेपर नहीं किया था, टाइम शैम मुक गया था। देखो ज़रा, स्टूपा लिमिटेड सेल्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस E1, E2, E3 अलग अलग इतने की बिकती हैं। कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। नंबर 1, SL offered to sell 1 unit of each of above product for 90,000। पैकेज बना रहे हैं, अलग अलग बेचते हैं, अलग अलग बेचे तो देखो कितना बन रहा है, 1,10,000। ये तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग बिकें तो 1,10,000, ऐसे ही है। लेकिन वो पैकेज बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी, कितने का बेचेंगे। ये जैसे वो बचत पैक नहीं होता, बचत पैक, उसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी डाल दी, ठीक है, तो 1,10,000 वाली चीज़ें बचत पैक के अंदर कितने की बिक रही हैं जी। अच्छा, अब अगली लाइन अगर ना होती, ये वाली लाइन अगर ना होती, अगर ये लाइन ना होती तो सिंपल आपका सवाल जैसे चलता होता है, ठीक है, वही चलना था। मतलब आपने स्टेप 1 के अंदर पहले वही काम कर लेना, ठीक है। स्टेप 1 आपका अपना 2 स्टेप्स के अंदर आपका ये काम होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी स्टेप 1 पास पेपर लिख लेना साथ के साथ, ताकि पास पेपर 9 का 1 है ये, ठीक है जी। अच्छा, स्टेप 1 पहले वही काम कर लें जो पहले आज तक आप करते चले आए हैं, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 1 के अंदर आपने देखना है कि ऑलरेडी वो क्या कर रहे हैं, वैसे कितने का बिकता वो है ही नहीं, क्योंकि इसका 90,000 जो उसने दिया है, इससे पहले एक छोटा सा मसला और आ गया। वो क्या है, SL ऑलरेडी रेगुलरली सेल कर रहा है एक यूनिट E2, E3 का 70,000 का। मतलब ऑलरेडी एक बचत पैक चल रहा था, उस बचत पैक के अंदर ये ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट्स इकट्ठी करके बेच रहे थे। मतलब मिसाल के तौर पे ये AC है, ये हीटर है और ये ओवन है। अब आप दुकान पे गए तो आपने कहा कि जी अगर मैं ये तीनों इकट्ठे लूँ तो, उसने कहा जी 90,000 का मिल जाएगा। आप ये देखें कि ऑलरेडी 110,000 वाली चीज़ आपको 90 की दे दी। आपने कहा नहीं, तुम सही नहीं कह रहे, तुम तो ऑलरेडी हीटर और ओवन को एज अ पैकेज 70 का बेच रहे हो, जबकि वो तो टोटल में 80 का बनता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। तो पहले इनकी स्टेप 1 में आपने एक एलोकेटेड डिस्काउंट, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है। तो आपने कहा जी कि E2 और E3 इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या हैं। अब हमने ये पढ़ा हुआ है ज़रूर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, कि आपने पहले ऑलरेडी डिस्काउंटेड को डिस्काउंट उसका एलोकेट करना है। ऑलरेडी जो पैकेज लगा हुआ है, ऑलरेडी जो डिस्काउंट E2, E3 के कम्बिनेशन पे है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो फिर अलग से नहीं ना है, तो पहले से उसको एलोकेट करना है। तो स्टैंड अलोन प्राइसेस इन दोनों की क्या है, बोलें जी। 30,000, 30 कर दूँ, 30 और 50, यानी स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या बन गई टोटल 80, और एलोकेट, और उसके बाद ये ऑलरेडी कितने का बेच रहे हैं, 70 का ये पैकेज ऑलरेडी बेच रहे हैं। अब ये तो हो गया ब्लैक, सवाल में गिवन होता है, और ब्लू हमने करना होता है। तो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, आलू काटें, तो फिर 70 को 30/80 कर दें, 26.25 ये हो गया। और इसको बैलेंसिंग निकाल लिया करें आप, मेरी राय है, टाइम बच जाता है, 23.43.75, ठीक है। अब जब ये आ गया ना जी, तो अब ये स्टेप 1 वाली फिगर्स आपने यहाँ पे जाके लिख लेनी है। ये 30,000 नज़र भी आता रहे और ना भी नज़र आए, 30,000 और ये 50,000, ये अब नहीं है, ठीक है जी, बल्कि अब ये क्या बन गए, 26,250 और 43,750। अब ये स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब ये है
कि अलग से ये इस तरह से बिक रहे हैं, यानी ऑलरेडी ये डिस्काउंट पर आ रही थी ना, तो पहले इनको डिस्काउंट एलोकेट कर दिया। फिर स्टेप 2 के अंदर जाके हम अपना नॉर्मल काम अब करेंगे जैसे हमने कल सीखा था। तो स्टेप 2 के अंदर हम कहेंगे जी, अब इन्होंने क्या कहा है, एक बंदा आया, उसने कहा है मैं ये तीनों चीज़ें खरीदना चाह रहा हूँ इकट्ठी, E1, E2 और E3। तो स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या हैं जी? स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं जी 30, 26.25 और 43.75। समझ आ गई बात? सवाल के अंदर ही उसको चेंज कर दिया। अब हमने इसका टोटल क्या बनता है जी? अब 100 वाली चीज़ को हमने इसको दिया है 90 का। बात समझ आ गई अब? ठीक है, तो अब आलू काट लें। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, तो 90 को पकड़ा और उसको किया हमने 30 डिवाइडेड बाय 100, कितना आया जी? 27 एग्जैक्ट। उसके बाद 90 को पकड़ा और 26.25 डिवाइडेड बाय 100, खुश हो रहे हैं कि शायद छुट्टी हो जाएगा, नहीं होती इंशाल्लाह जी। 625 और बैलेंसिंग इसका निकाल लें 39.375। ठीक है जी, ये पास पेपर 9 का 1। ज़रा देख लें ज़रा इसका सोल्यूशन कैसे ज़रा मैच कर लें हैं। सोल्यूशन 9 का 1 नहीं जी, तो पहले वर्किंग 1, ये स्टेप 1, ये वर्किंग 1 है, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसके सवाल में, उसका सवाल क्या है? सवाल पढ़ें ज़रा, सवाल पढ़ें। मैं सोल्यूशन पे हूँ, आप तो सवाल पे ही हैं। सवाल पढ़ें। पार्ट ए जो किया हमने अभी, निकालें टू बी एलोकेटेड टू, आगे आगे, हाँ तो वही पहला सिनेरियो क्या है? 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द अबव फॉर 90। तो E1, E2, E3 की ट्रांजैक्शन प्राइस चाहिए थी अगर ये तीनों 90 का पैकेज में आकर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट थी असल में जो हमने एंड पे निकाली स्टेप 2 में। स्टेप 1 हमारे लिए क्या बन गया फिर? वर्किंग है बेसिकली, कि आपने ऑलरेडी जो 80 वाली चीज़ 70 की बेची है तो इसको डिस्काउंट पे ले आए और फिर इसको आपने क्या करना है जी? बोलो। फिर इसको आपने वहाँ ले जाना। ये स्टैंड अलोन प्राइस क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी ये एक एज अ पैकेज ऑलरेडी बिक रहे थे, तो ये ऑलरेडी अलग से बिकते हैं E2 और E3 मिलकर, तो फिर इनकी डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी थी, तो फिर हमने उसको पहले एलोकेट किया इनको स्टेप 1 के अंदर डिस्काउंट को, और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्काउंट अलग निकाला। ठीक है, सही है। अच्छा, पार्ट बी भी था इसका, वो क्या है जी? ये पार्ट 2 ये हो गया 9 का ए का 1, 9 है, पास पेपर 9 है, और ये ए का 1 किया आपने, इधर ही लिखने सीधा कर। ठीक है जी, तो ए का 1 और उसके बाद पास पेपर 9 ए का 2। इसमें क्या कहता है जी? इसमें कहता है जी कोई एक और बंदा आया है और उसको एसएल ने ऑफर किया है, एक E1 देंगे तुम्हें और 2 E3 दे देंगे। अब बच्चों, ऐसा तो कोई पैकेज ऑलरेडी था ही नहीं कि जिसमें एक E1 और 2 E3 बिके, तो इसका मतलब इसमें फिर एक ही स्टेप है, और वो क्या है? E1 एक अलग से कितने का बिक रहा है? 30 का, और 2 E3 दे रहे हैं, तो एक है 50 का, तो 2 कितने के हो गए? 100 के, तो 30 हो गया और 100 हो गया, तो स्टैंड अलोन प्राइस है इनकी 130। ऑलरेडी ऐसा कोई पैकेज नहीं था कि आप कहें कि जी डिस्काउंट पे ऑलरेडी है। अब ये ऑफर कितने में किया उन्होंने जी? 104 में। ठीक है, तो फिर अब एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, जी, तो 104
इंटू 30/130 24 और बैलेंसिंग लें जी, पास पेपर 9 का ए हो गया। एग्जामिनर कमेंट्स इसके ICAP की वेबसाइट पे होंगे। मैं तो सिर्फ रीसेंट अटेम्प्ट के कमेंट्स जब एंड पे कराता हूँ तो वो ओपन करके साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यह देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया था इस अटेम्प्ट में? ये अटेम्प्ट दी जी। देखें जी, यहाँ पर एक ही स्टेप के अंदर सारा मामला हो रहा है, 24 और 80। ठीक है, चलें जी। शायद किसी ने पिक्चर लेनी हो तो ये है। एक और पास पेपर कर लें, फिर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एंड पे को टाइम बचा के कंसोलिडेशन का सवाल पूरा कर लेते हैं। आखिरकार 7वां दूसरा शुरू करना है। वैसे ही बस बरकत के लिए हुई कि ये तो काम करने। IFRS 9 के MCQs पास पे लेक्चर 78 का पार्ट भी मैं नहीं बना सका था रात को, तो सुबह सवेरे 79 का पार्ट भी बना के मैंने वो एडवांस भेज दिया हुआ। ठीक है, वैसे भी वीकेंड अब आ गया तो आप आज ले लेंगे। अराउंड 30 to 40 मिनट्स के दरमियान की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, सही है, वो भी कर लेते हैं, फिर अभी कर ही लेते हैं वो। फिर अब डिस्कशन का सोल्यूशन सेंड नहीं किया तो कर ही लेंगे। सेकंड में क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया और उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी है। ठीक है जी, करेंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1 सवालों को। इस जैसा एक सवाल और है, पास पेपर 3 पार्ट बी। प्लूटो सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल, जल्दी से करें इसको। रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट करें selling price to be allocated to each product in case PL offer to sell 1 carton of each product for a total price of, यानी ये तीनों का एक कार्टन बनाकर अगर ये बेचें 260 का, तो हर एक की सेलिंग प्राइस क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी एलोकेट होनी है। जल्दी करें, ये काम कर लिया हमने। भाई सलीम को कहें जो शानदार डाल के ना ज़रा इस क्लास के बाद मुझे दे दे। अच्छा जी, हो गया। प्लूटो सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। C1 1 लाख, C2 90, C3 110 और PL रेगुलरली सेल्स अ कार्टन ईच ऑफ C2 C3 टुगेदर फॉर 170। ऑलरेडी ये दोनों पैकेज बने हुए हैं, तो सेम वही काम हो गया। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन दरअसल वर्किंग है हमारी। ठीक है, तो वर्किंग वन बेसिकली स्टेप वन वर्किंग वन, इसमें हमने कहा जी C2 और C3 ये ऑलरेडी बेचे जा रहे हैं पैकेज के तौर पे, तो C2 की स्टैंडर्ड प्राइस 90 है और C3 की 110 है। तो ये 200 रुपये की टोटल अमाउंट रखने वाली चीज़ें हम जब पैकेज बनाकर बेच रहे हैं तो ऑलरेडी ये पैकेज 170 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट पहले ही लगा हुआ है। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हैं जी, 170 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 200, आंसर 255। ठीक है जी, तो ये बैलेंस क्या आ गया, 93.5। अब जब ये आ गया तो आप इस तरह से इसको अब बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 76,500 और यहाँ पे क्या आ गया 93,500।
अब ये स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, ठीक है। अब आपके सवाल की रिक्वायरमेंट आ गई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये स्टेप 2 है जो रिक्वायरमेंट बन रही। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कह रहा है, एक बंदा आया, उसने कहा है मुझे C1 भी दें, C2 भी दें, C3 भी दें। तो स्टैंड अलोन प्राइसेस अब C1 की क्या है 1 लाख, C2 की 76.5, C3 की 93.5, तो टोटल क्या बन रहा है। इससे क्या होता है, स्टेप 1 के अंदर जो करंट डिस्काउंट ऑलरेडी ऑफर्ड होता है वो एलोकेट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट का अलग से डिस्काउंट फिर निकलता है, ठीक है। कितना जी 270। ये 270 वाला सामान अब वो कह रहे हैं जी कितने का बेच रहे हैं हम, 260 का। तो अब ये 10 रुपये का डिस्काउंट जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ रहा है अलग से, ठीक है। तो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल लेते हैं जी। तो सही है, बल्कि एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस जी। तो 260 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 270, आंसर 96.3। उसके बाद 260 इंटू 76.5 डिवाइडेड बाय 270, 73.67 और बैलेंसिंग 90.03। ठीक है जी, पास पेपर 3 का बी है। चलें जी, अब जो थ्योरी पढ़ी है ज़रा नहीं पढ़ी है तो भी पढ़ लें। ये वैसे बातें हमने कुछ पढ़ी थी कि 5 स्टेप अप्रोच क्या है, कि आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, पेज 113 पे आ गया हूँ मैं। आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस और रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन और एज एन एंटिटी सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ें पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ ये स्टेप्स आपको पढ़ाए थे, अभी ये एग्जाम्पल हमने नहीं की, कर सकते हैं अभी इसकी एंट्रीज फिर किसी वक्त बाद में करेंगे। अच्छा, मैं इस वक्त आपको लेकर आया हूँ स्टेप 1 पे, जिसमें वो स्टैंडर्ड कहता है आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट विद आ कस्टमर। फर्स्ट स्टेप इन IFRS 15 इज टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। दिस मे बी रिटन, ओरल, implied by an entity's customary business practice। तो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट एनफोर्सेबल राइट्स। एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। आप कल रिजवान बर्गर पे गए थे, अगर आप सेलर रिजवान बर्गर की बात करें तो रिजवान बर्गर ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, जिसमें उसके कुछ राइट्स भी होंगे और उसकी ऑब्लिगेशंस भी। अब रिजवान बर्गर सेलर है तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, वो आपको डिलीवर करे फिश बर्गर, फ्राइज और बॉटल, और उसका राइट क्या है, आपसे वो कितने से 400 रुपये थे कल गालिबन, 400 रुपये आपसे रिसीव करे। ठीक है, जितने भी थे वट एवर था, ठीक है, मतलब उसकी राइट्स और ऑब्लिगेशंस ये एनफोर्सेबल हों तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा बेटा। तो तभी अगर आपसे वो 450 लेट से अगर ले लेता है और आपको बर्गर नहीं देता तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट में गए और आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ ऐसा था ही नहीं कि उसने आपको बर्गर डिलीवर करने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहेगा, भाईजान ये तो मुआहदा है ही नहीं। तो इसलिए फिर फैसला आने तक रेवेन्यू बुक करने की इजाज़त नहीं होती रिजवान बर्गर को। अगर उसने ये नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं लिखी हुई कि 450 मिलने हैं, राइट्स ऑब्लिगेशंस नहीं है क्लियर, तो कल को आप बर्गर खा जाएं और कहे पैसे नहीं देने, अब वो आप कोर्ट में ले जाए तो कोर्ट कहेगा भाईजान अब फैसला करते हैं, आपका कल आना। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल तो
फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई। अब गवाहों के बयानात की मौजूदगी में और फिर वो सारी चीज़ें देखते हुए, पैकेज की एडवर्टीजमेंट देखते हुए, पता नहीं कितने दिन लगा दे कोर्ट फैसला करते हुए, तो फिर नॉर्मल तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ आ गई तो फिर फैसला आने तक रुकना पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूँ एक इस तरह से, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीके से अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो नॉर्मल तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए जो 5वां स्टेप है, उसके लिए पहला स्टेप सबसे ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब enforceability of rights and obligations in a contract is a matter of law. Contract may be written, oral, implied और वही बात दोबारा लिख दी, ठीक है। अब असल में जो चीज़ है वो है ये कि IFRS 15 के मुताबिक क्या क्राइटेरिया है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अगर पाया जाए तो IFRS 15 कहता है मेरे हिसाब से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेप 1 इज़ डन। क्योंकि पैसों के आने का इंतज़ार तो हमने नहीं करना। हमारी इस 5 स्टेप अप्रोच में कहीं लिखा हुआ है कि पैसे आ गए हों? क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 क्राइटेरिया पूरे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगले स्टेप पे चले जाओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो, ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमिन करो, एलोकेट करो ट्रांजेक्शन प्राइस को अगर एक से ज़्यादा पीओज हैं तो उन पर, और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो जब पीओ सेटिस्फाई कर लो। कहीं कैश का तो जिक्र ही नहीं। बात समझ आई ना? ठीक है। लेकिन अगर पहले ही स्टेप में गड़बड़ हो गई तो फिर ये नॉर्मल तरतीब नहीं चलेगी। फिर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो कल देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो आपके सामने क्या चीज़ है? क्राइटेरिया। स्टेप 1 क्या है जी हमारा? स्टेप 1 क्या है जी? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो बड़ी सादा और आसान सी बातें हैं, ज़रा समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं आइडेंटिफाई करना है। कैसे? तो स्टैंडर्ड कहता है जी 5 शराइत इसमें लाजमी हों। एक कॉन्ट्रैक्ट को मेरे हिसाब से सही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 शराइत लाजमी हों। नंबर 1, बोथ पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अब अप्रूवल रिटन हो, ओरल हो, साइन से हो, वो भी किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन अप्रूवल हो। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, स्टैंडर्ड कहता है जी seller has identified rights of both parties। rights of, ये वो बात जो मैं कर रहा था कि सेलर रिजवान बर्गर जो है उसने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उसने दोनों पार्टीज़ के राइट्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे मैंने आपको कहा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं हुआ कि बर्गर खा के आपने पैसे देने तो हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो गड़बड़ आ गई ना, पेमेंट टर्म्स ही क्लियर नहीं है। ठीक है, आपके राइट्स क्या थे भी? आपको राइट टू कंसिडरेशन था, वो लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तो गड़बड़ हो गई ना। अब फिर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाए तो फिर नॉर्मल तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता है। फिर कहता है अब ये गड़बड़ होनी है, जब कोर्ट में जाना है, फैसला होना है, तब तक वेट करो, या पैसे आने दो तब तक का वेट करो। चाहे वो बर्गर खा भी गया, जब तक पैसे नहीं आएंगे तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है कि फिर आप रेवेन्यू वो रिकॉर्ड कर लेना या नहीं कर लेना, गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, दोनों ने अप्रूव किया है। नंबर 2, सेलर ने आइडेंटिफाई कर लिए दोनों के राइट्स। सारा स्टैंडर्ड सेलर पे लगता है। ठीक है। नंबर 3, सेलर हैज आइडेंटिफाइड पेमेंट टर्म्स। पैसे कब आने हैं, कितने आने हैं, किस्तों में आने हैं, इकट्ठे आने हैं, एडवांस आने हैं, एरियर में आने हैं। सेलर हैज आइडेंटिफाइड पेमेंट टर्म्स। आइडेंटिफाइड पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स। फिर जी नंबर 4 स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ये समझाता हूँ, ये समझने वाली बात है जरा इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, यानी गो ना लवटाई गो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फायदा नुकसान हो, ये समझाता हूँ अभी। कॉन्ट्रैक्ट हैज
कमर्शियल सब्सटेंस, और लास्ट इज कि उसको उम्मीद है कि पैसे आ भी जाएंगे। ठीक है, सेलर को ये प्रोबेबल है कि सेलर को पैसे रिसीव हो जाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं सेलर को, एक कैपेबिलिटी ऑफ कस्टमर, वो इस काबिल भी है कि नहीं है, और दूसरा इंटेंशन ऑफ कस्टमर, उसकी नीयत, काबिल होते हुए भी कुछ लोग बदनीयत हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें देखनी है। तो पांचवा स्टेप क्या है जी, प्रोबेबल है दैट it is probable that seller will receive consideration, that seller will receive, ये लिखा हुआ सारा कुछ, मैं तो वैसे ही बस ऐसे लिखने लग गया, seller will receive consideration, ताकि ये ऐसे याद हो। ये ऐसे पूछता भी है, यानी ये थ्योरी ऐसे पूछता है। अब तो थ्योरी बिल्कुल वही अल्फाज में लिखें स्टैंडर्ड वाले, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको लिख के तो दिया। ठीक है, तो जनाब कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं है, इसके लिए ये 5 शराइत उस कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाना ज़रूरी हैं। नंबर 1, बोथ पार्टीज़ हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, सेलर हैज़ आइडेंटिफाइड बोथ पार्टीज़ राइट्स। नंबर 3, सेलर हैज़ आइडेंटिफाइड पेमेंट टर्म्स। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस। अभी समझाता हूँ। नंबर 5, सेलर को उम्मीद है कि पैसे आ जाएंगे। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबल होना कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें मैंने कहा दो चीज़ें देखनी होंगी, उसकी एबिलिटी, कस्टमर की एबिलिटी, और इसकी इंटेंशन, दोनों चीज़ें। ठीक है, ये काबिल है या नहीं है, और दूसरा इसकी नीयत क्या है। ठीक है जी, ये 5 चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड एज पर IFRS 16। इसको कहते हैं IFRS 16 का कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ज़रा आपको समझा दूं थोड़ा सा। ये कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं जी ज़रा। सुने जी, बासित आपको कौन सा इलाका है, कश्मीर। अच्छा जी, और लाहौर के कोई दोस्त हमारा बैठा हो, लाहौर के, बेसिक लाहौर, क्या नाम है आपका, चलो ये भी अच्छा हो गया, बासित लाहौर, बासित लाहौरी, बासित कश्मीरी। ठीक है जी, अब इत्तफाक, लोग भी धोखा खा सकते हैं नामों से। ठीक है, अच्छा, लाहौर है जी, लाहौर है, आपको पता है। तो लाहौर के अंदर कोई और है लाहौर वाला, हाँ, क्या नाम है, सदाकत। लाहौर में हमारा सेलर सदाकत है। ठीक है जी, और कश्मीर से ऑपरेट करते हैं हमारे दोस्त बासित। ठीक है जी, अब कश्मीर, बल्कि यहाँ पर ना एग्जाम्पल में कराची लिखा हुआ है, तो चले वही बता देता हूँ। ठीक है जी, बहरहाल कराची। ठीक है, चले आपको और है ये, ठीक है, छोड़ें आप, आपको किसी और एग्जाम्पल में ले लूँगा। ठीक है, और यार वो एग्जाम्पल भी यही बन जाएंगे, फिर वो दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब सुने, ये दोनों लोग जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, एक बंदा लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, ऑनलाइन सेल्स करता है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, और एक बंदा कराची में भी इसी तरह से मोबाइल्स का कारोबार है इन दोनों का। कराची से वो जो है वो ऑपरेट करता है और पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल्स करता है मोबाइल्स की। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल लिखी, मैं उसी को आपको ज़रा तस्वीरी शक्ल में समझाने लगा। अब लाहौर वाले इस सेलर को ऑर्डर रिसीव हुआ अपने कस्टमर से, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम हिज कस्टमर, लेकिन वो कस्टमर जो था वो इस वक्त कराची में मौजूद था। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर रिसीव किया लाहौर वाले ने, इस लाहौर वाले ने कहा, अब दोस्त भी हैं दोनों, कराची वाले को, कि भैया मेरे पास ये मोबाइल इस वक्त स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ जो मॉडल इस कस्टमर ने मांगा है। क्योंकि देखें, जब ऑनलाइन सेल हो रही है
तो लाहौर वाले इस सप्लायर को, इस सेलर को ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आ सकता है। वो इत्तेफाक से लाहौर से, कराची से, कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कराची से ही आया हो, पेशावर से भी आ सकता है। हो सकता है इसके पास वो मॉडल इस वक्त ना पड़ा हो, तो उसने अपने दोस्त को क्या बोला, कराची वाले दोस्त को क्या बोला कि कराची वाले भाई आप फ़िलहाल क्या कर दो, मेरे बिहाफ पे मेरे इस कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दो। ठीक है, तो गुड्स डिलीवर कर दी कराची वाले कस्टमर ने। अब मेरा आपसे सवाल है, रेवेन्यू कौन बुक करे, कराची वाला या लाहौर वाला? कराची वाला कौन बोल रहा है और लाहौर वाला कौन कौन बोल रहे हैं, बोलो? कराची, 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 कराची। अच्छा, कराची वाले ज़्यादा लग रहे हैं। लाहौर वाले हाथ खड़ा करें, लाहौर वाले। नहीं, लाहौर वाले ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, लाहौर वाले दुरुस्त हैं। भाई देखें, आपका कस्टमर, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, इवन ऑर्डर भी आपने कस्टमर से रिसीव किया है और कस्टमर ने पैसे भी आपको ही देने हैं। तो ये तो बस गुड्स, उसको क्या पता कहाँ से आई हैं गुड्स, उसके तो पते के ऊपर गुड्स पैक होके पहुँच जानी है। ठीक है, इसका मतलब रेवेन्यू ऑफ दिस ऑर्डर will be booked by लाहौर सेलर। ठीक है, ओके ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी किताबों में ये रेवेन्यू नज़र आना भी चाहिए। अच्छा, अब ये दोस्त हैं, इनका मामला ये चलता रहता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद कराची वाले कस्टमर को एक ऑर्डर रिसीव हुआ और उसको ऑर्डर रिसीव हो गया। मैंने ज़रा ऐसी एक मिसाल बना ली कि इसको लाहौर से होगा। ठीक है, रिसीव्ड, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम हिज कस्टमर, और वो कस्टमर इस वक्त कहाँ पे मौजूद था, लाहौर में। और इत्तेफाक से वो वहाँ से भी चीज़ें भेज सकता था, लेकिन इत्तेफाक से ये वही सेम मॉडल है और जो इसने अपने दोस्त के लिए डिलीवर किया था। फिर शायद इसके पास स्टॉक में भी ना पड़ा हो, पड़ा भी हो तो वो क्या कहेगा, फ़ोन करके कहेगा भाई लॉरी भाई ऐसा करो कि अभी मेरे कस्टमर का एक ऑर्डर आया सेम उसी मोबाइल का, तो आप यूँ करो कि मेरे बिहाफ पे आप वो हमारा हिसाब भी क्लियर हो जाएगा। वही मॉडल 3310 मैंने आपके कस्टमर को भेजा था, अब आपके शहर से मेरे कस्टमर का 3310 का ऑर्डर आ गया, तो ज़रा आप उसको डिलीवर कर दो, मेरे पास पड़ा भी नहीं और इतने दूर से भेजूँगा भी है। ठीक है, तो अभी आपने देना ही है मेरा वो 3310, तो आप ये भेज दें। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब लाहौर वाला सेलर ये रुख चला, ये गुड्स का रुख चला। ठीक है, ये क्या कर देगा, ये गुड्स डिलीवर करेगा कराची वाले कस्टमर को, गुड्स डिलीवर। ठीक है जी, गुड्स ब्लैक से डिलीवर हो रही हैं ज़रा दूर से। ठीक है जी, गुड्स डिलीवर्ड। अब इसका रेवेन्यू कौन बुक करे, भाई भाई कह रहा है लाहौर, खुदा का नाम लो, कराची। तो रेवेन्यू ऑफ दिस ऑर्डर will be booked by कराची सेलर। ठीक है जी, अच्छा, अब इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये तो आउटसाइड पार्टी है। इस कस्टमर ने लॉरी सप्लायर को पैसे देने हैं और बदले में इस कस्टमर को गुड्स मिल जानी है, तो फिर लॉरी सेलर ने इसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है। ऑल गुड। इस ब्लू ट्रांजैक्शन में कराची वाले सेलर ने ऑर्डर रिसीव किया और इसको गुड्स डिलीवर करवा दी जैसे भी करवाई, और इससे बदले में कैश भी लिया। तो ये जो रेवेन्यू इसने बुक किया ये भी बिल्कुल ठीक किया, इसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन एक मसला आता है, वो क्या आता है, ये वाला सेलर कराची वाला जिस दिन गुड्स डिलीवर करता है ना इधर, तो इस रेवेन्यू को ये रिकॉर्ड कर जाए और फिर ये वाला अपने वाला भी रिकॉर्ड कर रहा हो, डबल रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो, नहीं समझ आई? ये तो इसने करना ही है ना। लेकिन जो इसने लाहौर वाले के कस्टमर को गुड्स भेजी थी वो तो उसका रेवेन्यू था, अगर वो भी ये रिकॉर्ड कर ले तो फिर ये तो डबल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही जब इसने इधर चीज़ें भेजी, अपना तो रेवेन्यू रिकॉर्डेड ही है, इसने ये दूसरा भी रिकॉर्ड कर लिया,
तो स्टैंडर्ड कहता है ये जो गुड्स डिलीवर हो रही हैं इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस। क्योंकि इसने मोबाइल उसको भेजा, इसको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। फिर कल को उसके कस्टमर ने इसको अगर कोई फ़ायदा भी हुआ है तो वो बराबर हुआ है। मतलब अगर किसी एक को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, दूसरे को कम हो, तो फिर तो एक को गेन आ गया, दूसरे को लॉस आ गया, ठीक है? तो कमर्शियल सब्सटेंस आ जाता है। तो कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? गुड्स विद गुड्स, जैसे बार्टर में होता है, ठीक है? ये चीज़ पकड़ा दो, ये चीज़ उसके बदले में दे दो, चीज़ के बदले चीज़, ठीक है? दोनों के पास CD70 है, बासित के पास ब्लैक वाला है, इस भाई के पास रेड वाला है, इस भाई के पास ब्लू वाला है, ठीक है? तीनों के पास। अब ये क्या करते हैं, एक महीना ये ब्लू चलाता है, ये ब्लैक, ये रेड, एक महीने बाद ये ब्लू इसको दे देता है, इससे रेड ले लेता है, ये इस तरह से बदलते रहते हैं। अब मोहल्ले वाले परेशान हैं कि यार ये लोग तो है आखिरी हैं, मतलब हर महीने इनका नया बाइक होता है जी। हालांकि कर क्या रहे हैं ये, इसकी ट्रांजैक्शन लैग करती है कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ये वो कह रहा है स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से। यानी अगर बासित भाई ने अपना ब्लैक था, लाल था तुम्हारे पास, ब्लैक था, ब्लैक वाला बाइक ब्लू वाले भाई को देकर उससे ब्लू वाले से ये ले लिया, तो ये नहीं कि तुम इसका रेवेन्यू बुक करो और वो दूसरे का रेवेन्यू बुक करे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्या कर रही है, लैग कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। मैंने इस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं कहा ये लैग करती है कमर्शियल सब्सटेंस, ये ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। 15 रुपए का मोबाइल लेके 20 का बेचा होगा, हो सकता है इसने 15 का मोबाइल लेकर 25 का बेचा हो, ये इनका मामला आपस का है, ठीक है? कस्टमर के साथ ये रेवेन्यू सही बुक हुए हैं। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है कि कराची वाले ने लाहौर वाले के कस्टमर को गुड्स भेजी और बदले में लाहौर वाले ने कराची वाले के कस्टमर को गुड्स भेजी, तो ये जो गुड्स का भेजना है इसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत स्टैंडर्ड नहीं देता। ये ठीक है, ये ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लैग करते कमर्शियल सब्सटेंस, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट लैग करता है कमर्शियल सब्सटेंस। किसने क्या कहा कि भैया फोन किया, किसने किया था पहले फोन? कराची वाले ने किया था, लाहौर, भैया चीजें भेजना, चीजें भेज देना और कल को मैं भी चीजें तुम्हारे कस्टमर को भेजूंगा जब इस जैसा ऑर्डर आएगा। अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल सब्सटेंस लैग करता है, तो IFRS 15 कहता है ये मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे अटक पेट्रोलियम लाहौर के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ पर जो है वो ये शेल वालों के पास पेट्रोल का स्टॉक पड़ा हुआ था लाहौर में, तो शेल वालों से अटक वालों ने पेट्रोल ले लिया। शेल वालों का कराची में पेट्रोल खत्म हुआ था, उन्होंने वहां से उनको पेट्रोल दे दिया। अब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, शेल पाकिस्तान को देखें या अटक पाकिस्तान पूरी कंपनी को देखें, तो ये जो इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन की है इसको वो सेल बुक दोनों पार्टीज नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन क्या कर रही है, लैग कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। और जैसे मैंने अर्ज किया, अगर किसी एक को फायदा हो जाता है इसमें से, तो फिर तो कमर्शियल सब्सटेंस आ गया, फिर तो वो बुक करेंगे अपने उस हिसाब से इनकम के, एक को ज्यादा फायदा, वो तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस आ जाएगा ना। जहां कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, स्टैंडर्ड कहता है मेरे हिसाब से निकलो यहाँ से, रेवेन्यू बुक करने का नाम भी ना लेना, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है? अब जरा देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, What are the criteria for identification of contract? General IFRS 15 model applies if only if parties have approved the contract, may be oral, written, as per business practice. एंटिटी पूरे स्टैंडर्ड में एंटिटी, लफ्ज एंटिटी किसके लिए इस्तेमाल करता है, ये सेलर के लिए, ठीक है? एंटिटी इज इक्वल टू सेलर, आज लिख लें यहाँ पे स्टार्ट में, एंटिटी मीन्स, इस स्टैंडर्ड के अंदर एंटिटी मीन्स सेलर, एंटिटी ये सेलर को कह रहा होता है, सेलर का स्टैंडर्ड है। तो सेलर कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट, गुड्स डिलीवर करनी है, कैश लेना है, अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज भी, अपने राइट्स भी दूसरे के राइट्स भी। सेलर कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स फॉर गुड्स सर्विस टू बी ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जांपल पेमेंट 30 दिन में होनी है वगैरह वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस दैट इज रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट of entities future cash flows is expected to change as a result of contract। इसमें क्या हो रहा था, कैश फ्लो तो चेंज ही नहीं हो रहे थे, सही है ना? कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर तो था, इनके आपस वाले कॉन्ट्रैक्ट में इनको कोई एक दूसरे से फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है? और आखिर में क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन कंसिडरिंग ओनली कस्टमर्स एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हेन इट इज ड्यू। बीच में ये वो एग्जांपल है,
2 shopkeepers are independently operating mobile shops in different cities of Pakistan. In Lahore and Karachi, mobile orders are placed by customer online and shopkeeper then deliver the mobile using courier. The shopkeeper in Lahore has received an online order from a customer in Karachi. The mobile order is not in their stock at Lahore. Therefore, he requested a shopkeeper in Karachi to deliver mobile to his customer in Karachi, and in exchange, in future he will deliver same mobile for Karachi shopkeeper to his customer in Lahore. The exchange transaction between shopkeepers has no commercial substance because amount of entity's future cash flow is not expected to change as a result of this contract. तो यहाँ से पूरी कहानी पढ़ ली, उसके बाद बस ये कहानी याद रखनी है, ठीक है? ओके जी। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं। ये तो है ना जी कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए मीट। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब उसके बाद अगली बात तो कर लें, अगर ऐसा हो गया कि इन 5 में से कोई चीज़ जो है वो नहीं है, इन 5 में से अगर कोई चीज़, एक भी चीज़ ना हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़राब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड नहीं रहेगा। ये IFRS 15 के हिसाब से क्या है? खराब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अगर इन 5 चीज़ों से, इन 5 चीज़ों में से अगर इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये IFRS 15 की नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 की नज़र में ख़राब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? अब अगली बात सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़राब है तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है नॉर्मल तरीके से। मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? नॉर्मल तरीके से। ये नहीं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गलती लिखने में हो गई, तो उसके बाद सारा कुछ कर लिया अगलों ने, ठीक है? आपने चीज़ें डिलीवर भी कर दी, PO सेटिस्फाई भी कर दी, सेलर ने, बायर ने पैसे भी दे दिए, सब कुछ हो गया, हर कोई अपने घर में राज़ी बैठा है और आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं, रेवेन्यू तो सारी ज़िंदगी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है ना। रेवेन्यू पुरानी तरतीब के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। पुरानी तरतीब क्या थी? पुरानी तरतीब ये थी कि जब PO सेटिस्फाई हो जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ आ गई, तो फिर रेवेन्यू PO सेटिस्फाई होने पर रिकॉर्ड नहीं होना, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, स्टैंडर्ड कहता है कब? जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो गया, यानी PO भी सेटिस्फाई हो गई, सेलर ने अपने ज़िम्मे जो काम था, इधर देखें, ध्यान करें, अहम बात कर रहा हूँ, सेलर ने जो उसके ज़िम्मे काम था वो कर दिया, मतलब गुड्स डिलीवर कर दी। कस्टमर ने सब्सटेंशियली पैसे सारे पे कर दिए, सब्सटेंशियल 90% से ऊपर कहते हैं, ठीक है ना? सेलर ने तकरीबन सारे पैसे पूरे पे कर दिए, और ये जो पैसे उसने पे किए हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं। तो फिर जिस दिन गुड्स डिलीवर कर रहा है उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन जिस दिन ये तीनों काम हो जाएंगे, मतलब सेलर भी PO सेटिस्फाई कर चुका, कस्टमर से सब्सटेंशियल अमाउंट भी आ चुकी, और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, तो जिस दिन ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट रिसीव होगी उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। नॉर्मल तरीका क्या था? पैसे आए या नहीं आए, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं करेगा तो कल को कोर्ट में ले जाएंगे। और अब स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में तुमने गड़बड़ कर दी, राइट्स, रिस्पेक्टिव राइट्स लिखी, तुमने लिखा है कि तुम्हारा राइट टू पेमेंट है, तो फिर जब तक पेमेंट आ नहीं जाती भाईजान अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करो, वरना तो फिर कोर्ट में धक्के खाने पड़ेंगे और पता नहीं क्या फैसला होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो अगर इन 5 में से कोई एक भी ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खराब। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया, ये सारी थ्योरी उधर लिखी हुई है, मैं जरा ऐसे पढ़ा देता हूँ, फिर वहां से देख लेते होते हैं आप। अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो तो क्या फिर भी नॉर्मल में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो क्या फिर भी
नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे क्या है वैसे, वही 5 स्टेप्स, ठीक है। नॉर्मल वे क्या है, जिस दिन गुड्स डिलीवर यानी पीओ सेटिस्फाई करो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो जिस दिन, नॉर्मल वे में कहते हैं जिस दिन पीओ सेटिस्फाई करो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। अब मैंने क्या बोला, अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो तो क्या फिर भी नॉर्मल वे में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? आंसर इज यस और नो। आंसर इज नो, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। सवाल किया गया, आपकी तरफ से सवाल आया कि जब कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाए तो क्या फिर भी नॉर्मल वे में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, ठीक है, नॉर्मल वे में नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेप्शनल केस है, और वो क्या है, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड कहता है जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जीक्यूट हो जाए। इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या होता है कि सेलर के जिम्मे जो था उसने वो कर दिया, कस्टमर के जिम्मे जो था पैसे देना उसने वो कर दिया, पैसे तकरीबन सारे आ गए और वो नॉन रिफंडेबल है। तो जिस दिन पैसे रिसीव हुए हैं उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल वे में नहीं, अब नॉर्मल वे में है, तो फिर क्या है जी, नॉर्मल वे में तो नहीं हो सकता। फिर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? तो कहते हैं जी रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन, is recorded when contract is executed, when contract is executed, contract is executed मतलब जो जिसके जिम्मे था वो उसने कर दिया। क्या मतलब? मतलब सेलर परफॉर्म, सेलर ने परफॉर्म कर दी अपनी ऑब्लिगेशन, सेलर ने परफॉर्म कर दिया, कस्टमर पेड। हाँ, फिर बीच में बारीक बात क्या है, मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट पे कर दी, कस्टमर पेड, और तीसरी बात अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल, अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया तो फिर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, revenue is recorded when non-refundable amount is received। ठीक है, ये उड़ा देते हैं, यूं करते हैं जी। नहीं जी, अब पहला केस क्या है, नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता बल्कि एबनॉर्मल तरीके से। तो पहला केस क्या है जी, पहला केस है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर क्या करो, फिर जिस दिन ये पैसे आ गए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन 1, ये पेज नंबर 116 पे, एंटिटी होंडा मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सरासिफ इन विच राइट्स ऑफ प्राइवेट पार्टीज वर नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, खराब। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया है तो फिर नॉर्मल वे में अब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खराब है। नॉर्मल वे क्या है, जिस दिन होंडा गाड़ी डिलीवर करे, सेलर के ऊपर लगना है ना स्टैंडर्ड ने, तो होंडा क्या करे, रेवेन्यू बुक करे। वो कहता है होंडा डिलीवर्ड कार ऑन 5 मार्च। अब पढ़ाया क्या था, जिस दिन कार डिलीवर कर दी है, पीओ सेटिस्फाई हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। लेकिन मसला क्या हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में तो गड़बड़ है। अब वेट करें, डिलीवर कर दी गुड, मतलब सेलर ने परफॉर्म कर दिया, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। कैश वॉज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय होंडा एंड इट इज। अब नॉर्मल वे में तो क्या था, 5 मार्च को एंट्री पास होती, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट और रेवेन्यू ऑफ कार क्रेडिट। होंडा वाले ये एंट्री कर लेते, डेटर सरासिफ डेबिट और रेवेन्यू ऑफ कार क्रेडिट। और 18 मार्च को जब पैसे आते तो जस्ट एक एंट्री पास होती। एंट्री क्या होती जी, 18 मार्च को क्या एंट्री होती जी, कैश आ गया तो कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन ये काम आज नहीं हो सकता, रेवेन्यू बुक नहीं हो सकता, ठीक है, रेवेन्यू बुक नहीं हो सकता। रेवेन्यू कब बुक करेंगे और फिर एंट्रीज क्या होंगी वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये रेवेन्यू वाली एंट्री नहीं हुई, हमने वेट किया और जिस दिन ये पैसे आ गए एक्चुअल में उसी दिन फिर क्या कर लिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया
क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन आपको गुड्स भी रिसीव हो गई, मतलब सेलर परफॉर्म कर चुका था, कस्टमर ने पैसे भी दे दिए हैं और ये नॉन रिफंडेबल भी है। तो इस दिन यानी कि नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल डे पर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट क्राइटेरिया, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओनली व्हेन एंटिटी हैज डिलीवर्ड गुड्स, all or substantially all of the consideration promised by customer has been received and amount is non-refundable। अब ये सारी शर्तें कब पूरी हो रही हैं? तो इसलिए रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड ऑन 18 मार्च इन दिस केस। ठीक है, बात समझ आई? पहली बात क्या जी, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये 5 शराइत नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है एज पर IFRS 15, और अगर इनमें से कोई 5 चीज़ों में से कुछ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता? सर ने कहा नहीं, रिकॉर्ड तो हो सकता है पर नॉर्मल 5 स्टेप अप्रोच अप्लाई करके नहीं होना, बल्कि इसमें अब थोड़ा एक्सेप्शन आ गई। वो एक्सेप्शन क्या है? आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड तब तक नहीं करना जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए। मतलब जी एग्जीक्यूट होने का क्या है कि जी सेलर ने जो करना था वो कर दिया, बायर ने जो करना था वो कर दिया, और ये रिवर्स नहीं हो सकता। क्यों की बात कर रहे हैं? ठीक है, एक और केस भी है। वो केस क्या है जी? मसलन आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस से कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं आप सेलर हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस हैं, और आपसे कॉलेज वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना दें हमारे कॉलेज में काम करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने कहा ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट का 10% एडवांस दे दें। इन्होंने 10% एडवांस दे दिया। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ये एडवांस क्या है? नॉन रिफंडेबल। ये एडवांस क्या है? नॉन रिफंडेबल। अच्छा, अब महीने बाद कॉलेज वालों का ज़हन बदल गया, उन्होंने कहा जी हमने ये सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना। अब सेलर सॉफ्टवेयर हाउस के हिसाब से सोचें तो उनके पास वो 10% एडवांस मौजूद है। जिस दिन उन्होंने रिसीव किया होगा उस दिन उन्होंने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने इस पैसों से ही मजीद पैसे भी लेने हैं, लेकिन ये उनके ऊपर लाइबिलिटी कि उन्होंने अब सॉफ्टवेयर बना के देना। ठीक है, तो जिस दिन उन्होंने रिसीव किया तो लाइबिलिटी बनाई थी, महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, और जो एडवांस रिसीव किया हुआ था सॉफ्टवेयर हाउस ने वो क्या है? नॉन रिफंडेबल। तो अब इसका क्या करना चाहिए? इसको अब रेवेन्यू में डाल दें। ठीक है, इसको अब रेवेन्यू में डाल दें। अब ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई करना पढ़ लेंगे सही से, बाकायदा एक पूरा एक वो जंग है जो हमने लड़नी है। क्योंकि जिस दिन कैश रिसीव हुआ, कैश तो डेबिट कर दिया, क्या सारा लाइबिलिटी में डालें या कुछ रेवेन्यू में डालें या क्या करना है, इसकी अलग डिस्कशन है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या आ गई कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है, उसको बुला लो यार अंदर के ले जाओ जी, कॉन्ट्रैक्ट में अगर गड़बड़ है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में फिर आपने इस केस के अंदर अगर टर्मिनेशन हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। जब इवन गड़बड़ भी हो तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अब इसका क्या करना है हमें? अब ये जो पैसे पड़े इनका क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ ज़रूर थी, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता, पूरे पैसे भी आ जाते और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते, नॉर्मल तरीके से ना होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया। अब चाहे गड़बड़ भी था, वो एडवांस तो पहले से पड़ा हुआ है, और वो एडवांस क्या है? नॉन रिफंडेबल। तो ठीक है, बस रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, तो कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। दूसरा केस क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए? टर्मिनेट। कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एडवांस ले रखा था आपने जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो एडवांस रिसीव्ड है ऑलरेडी, और ये एडवांस रिसीव्ड जो है ये क्या है? ये नॉन रिफंडेबल है। अब जब नॉन रिफंडेबल एडवांस रिसीव हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो अब सेलर के जिम्मे क्या रह गया करना? बोलो, कुछ नहीं करना, टर्मिनेट हो गया, अब सेलर ने तो कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए फिर जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो उस दिन क्या कर लो? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो रिकॉर्ड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड किस दिन जी? बताओ, रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड होगा? नहीं, जिस दिन एडवांस रिसीव हुआ तो लायबिलिटी थी बेटा जी। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, यू आर टर्मिनेटेड, मुझे लग रहा है छुट्टी देनी पड़ेगी आप। ठीक है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज अभी दी नहीं है छुट्टी, मैंने सिर्फ बोला है, किताबें पहले ही बंद होगी। ठीक है जी, तो ये जनाब कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन। अभी एक और बात छोटी सी रहती है, बस फिर छुट्टी देता हूँ जी। नहीं,
पहले सुने, स्टैंड कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये 5 शराइत पाई जाए, इधर देखें, मेरी तरफ देखें और बताएं क्या जी, दोनों पार्टीज ने, ये ऐसे ही याद करना है हमने रोज, फिर ऐसे पढ़ लेना याद हो जाएगा। दोनों पार्टीज ने अप्रूव कर दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, सेलर ने आइडेंटिफाई किए हैं दोनों के राइट्स, सेलर ने आइडेंटिफाई किए हैं पेमेंट टर्म्स, सेलर को उम्मीद है कि पैसे आ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस, ये 5 शराइत का होना लाजमी है। अगर ये 5 में से कोई एक भी ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा, और अगर ये 5 हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे, फिर तरतीब वही होगी 5 स्टेप अप्रोच के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड होना। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो गई तो फिर 5 स्टेप अप्रोच फॉलो नहीं हो सकती। फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है कब, जब खराब कॉन्ट्रैक्ट ही था लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जीक्यूट हो गया, सेलर ने जो करना था कर दिया, कस्टमर ने जो पैसे देने थे वो दे दिए, और ये नॉन रिफंडेबल है, तो जिस दिन नॉन रिफंडेबल अमाउंट रिसीव हो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, पीओ सेटिस्फाई होने पे नहीं कर सकते। या खराब कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और आपके पास एक एडवांस पड़ा जो नॉन रिफंडेबल है, जिस दिन वो टर्मिनेट हुआ उस दिन उस नॉन रिफंडेबल एडवांस के अमाउंट को क्या कर लो, लायबिलिटी में से डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर दो, और कुछ करना नहीं। ठीक है, अब ये बातें यहां पर देखें लिखी हुई हैं। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशंस विल द रेवेन्यू स्टिल बी रिकॉर्डेड, क्या फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? आंसर इज इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट क्राइटेरिया रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली when either of the following events have occurred. The entity has no remaining obligation to transfer goods services to customer, and all of the considered promised by customer has been received by entity and is non-refundable, or the contract has been terminated and consideration received from customer is non-refundable. वही बातें मैंने जरा उधर अपने तरीके से बोल दी हैं, लिख दी हैं। ठीक है, तस्वीर बनवा देता हूँ। ओके, इसकी एक एग्जाम्पल अभी मैंने करा दी थी आपको, ये दूसरी भी जरा देखें। Entity football trader made a contract with Mr. Tinku on 1st January in which rights of parties were not clear. मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, खराब। 10% non-refundable advance on 500 is received by entity on 2 जनवरी। The contract is terminated on 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को क्या कर दो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अब कुछ और बचा ही नहीं। ठीक है, contract does not meet criteria, revenue recorded only when contract terminated and consideration received from customer is non-refundable, so revenue will be recorded on 3 जनवरी। ठीक है, ये पॉइंट अब कल पढ़ेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, नहीं अभी नहीं, छुट्टी नहीं दी, जैसे बात कर रहा हूँ, ये कल पढ़ेंगे। ये क्या है, यूँ लिखा हुआ है, ये 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जबकि ये 6वीं चीज़ ऐसी है जिसका ना होना ज़रूरी है। कितने गई? डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी कैन टर्मिनेट इट। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट अगर दोनों टर्मिनेट करें विदाउट कंपनसेटिंग अदर। फिर इसमें होली अनपरफॉर्म की बात भी है, तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे, ऐसे ना हो के मिक्सचर बन जाए। अभी 10-15 मिनट और पढ़ना है हमने कंसोलिडेशन को। जी जी जी, हाँ बेटा, ये बड़े रोले हैं। अभी पहली बात है, सादा बात क्या है, अभी मैंने कहा आपने ये वाली नहीं पढ़ी हुई, ये जो है ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम रिकॉर्ड, ये रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना, ये बड़ी मुसीबत है। हम तो कस्टमर की प्रेमिसेस पे बैठ के भी चीज़ें बनाया करेंगे, अपनी प्रेमिसेस पे बैठ के भी बनाया करेंगे, और ये एक तो पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होने का अलग से है, फिर उसके बाद ओवर टाइम पे 3 सिनेरियोज हैं जिसके अंदर साथ साथ सर्विसेज गुड्स डिलीवर हो रही हैं और वो अगला कंज्यूम कर रहा है। दूसरा क्या होता है, आप कस्टमर की प्रेमिसेस पे बैठ के बना रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। तीसरा होता है, वो एक अजीब सा केस होता है, वो भी पढ़ना है। जब पढ़ लेंगे तो ये बात क्लियर होगी। ठीक है, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करना है, 50% आए हैं, 100% आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, उसकी बात नहीं हो रही भाईजान, वो सारी बातें फिर पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ एक बात की है, देखो ये अभी पूरा चैप्टर बहुत लंबी कहानी है, अभी सिर्फ इतनी सी बात की है, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाए क्या रेवेन्यू फिर भी रिकॉर्ड हो सकता है? जवाब आया जी हो सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। अभी आप तो होली अनपरफॉर्म की बात ही नहीं कर रहे, तो परफॉर्म हो गया तो फिर उसके अंदर और रोले हैं, वो देखेंगे। ठीक है, हाँ अभी हम स्टार्ट में खड़े हैं और ये बातें कर रहे हैं, होली अनपरफॉर्म में एडवांस का इनकम बनाना होता है। ठीक है, बहरहाल ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसकी तरफ आपने थोड़ी सी निशानदेही की है, बट टाइम विल कम। अभी तो मैं डबल एंट्रीज भी पूरी तरह से नहीं करा रहा, अभी तो मैं सिर्फ क्रेडिट को पकड़ा हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करो ना करो, करो ना करो, ये बात चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, तस्वीर आप बना लें।
वो आधा आधा कर लेना, मैंने कहा ज़रा सही से हो जाए। ये 5 चीज़ों वाला गोल दायरा कॉमन रख लेते हैं ना, ठीक है। पहले यहाँ तक बना लें तस्वीर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है, पर जब कर लेंगे तो बहुत मज़े की बात है, चस आ जाएगी। तुम्हारी शादी कराएंगे इंशाल्लाह मिसाल में, ठीक है, खुश हो जाओ, तुम्हें सब समझ आएगी, फिर तुम्हें समझ नहीं आती जो सारी समझ आ जाएगी तुम्हें। हाँ, अनरियलाइज्ड OCI में डाल दो इस खुशी को। जी कटी कर दे। लो भाई कट्ठी वाले, बस 7वां सवाल पूरा कर दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो यार रहता है, वो आज कर दे। देखो आप देखो बस बस आज प्लीज, मैं नया सवाल नहीं शुरू करूंगा। रोज सोचता हूँ आज 7वां सवाल तो खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू करूंगा, करने दो प्लीज। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। वो तो सवाल भी रह गए, अब उसका फिर सोल्यूशन ही भेजूंगा मैं, ठीक है। मैंने कहा था क्लास में करा दूंगा, 2 सवाल आपके सोल्यूशन नहीं थे, उनका सोल्यूशन भेज देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन भेज दूंगा, 2 सवाल थे, कौन कौन से? 47, 48, चलो मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा बस अब मैं टर्म टेस्ट के सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ, वो आ जाएं और रिवीजन शुरू करें। आज का होमवर्क IFRS 15 जितना कराया जाएगा वो पढ़ना है आपने, और रिवीजन स्टार्ट करें आप, ठीक है। और कोई लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं है। IFRS 9 का लेक्चर भी आपने लेना है आधे घंटे 35 मिनट का, वो MCQs वाला। तो फिर बाकी रिवीजन करें अच्छे से, बेशक कुछ नया ना रिवाइज़ करें। IFRS 15 रिवाइज़ करके IFRS 9 को ही रिवाइज़ कर लें, अभी भी इम्पेयरमेंट पड़ी है नई, तो ये IFRS 9 पक्का हो जाएगा इस वीकेंड पे। फिर आगे 6 दिन है और 6 टॉपिक्स कर लीजिएगा रोज़ के हिसाब से। एक रिवीजन प्लान इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इस वीक पे बना लूँ आपके लिए सवाल, तो शेयर कर देंगे आप, वो फिर हर टॉपिक को शुरू से ही करेंगे इंशाल्लाह। शुरू से ही होगा, शुरू से ही होगा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, शुरू से ही होगा जी, शुरू से ही होगा। टर्म टेस्ट है, अच्छा हो जाएगा कि शुरू से कर ले। IAS 12 वैसे आपका रिवाइज हो गया है, IFRS 16 रिवाइज हो जाएगा, 2 4 5 सवाल दे के आपको रिवीजन के, आपका हाथ सीधा हो जाएगा। IFRS 8 के 1-2 सवाल कर लेंगे, 21 की जो भूले से हैं ये भी हो जाएंगे। कंसोलिडेशन में क्या रिवीजन करनी है आपने, रेडी है आपका? IFRS 9 अभी ताज़ा आपने आज वीकेंड पे कर लेना है, 15/7 के साथ चल रहा है, तो फिर पीछे टॉपिक्स रहते ही तो वही हैं, बस बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। 12 रिवाइज्ड है पर कुछ सवाल बीच में रखे जाएंगे, 16 है, तो ये कर लें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जितना सिलेबस हो गया वो एक बार पूरा रिवाइज हो, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। फिर आगे जो रहता है वो फिर एंड पे आखिरी महीने में जब घर जाओगे तो वही रिवाइज करोगे ना, वो क्विकली कर लेना। फिर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कौन से सफ़े पे है? अल्लाह करेगा आज ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन 7। लें जी, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट ऑन 30 जून 2022 दैट इंडिकेटेड द गुडविल ऑफ EL। EL कौन था भला हमारा? EL कौन सी? सब्सिडरी थी, ठीक है। तो गुडविल EL की क्या हो गई? इम्पेयर बाय 15। लो ये तो सीधे ही बता दिया उसने। अब कहते हैं मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इम्पेयरमेंट अरोज ड्यू टू टेम्परेरी। यार ये बातें हमें ना बताया उसको, यार ये बातें हमें ना बताया करो, हमें इसका पता है, ठीक है। अब भाई अगर NCI को आपने रखा हुआ है फेयर वैल्यू पे, NCI को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, तो ये गुडविल फुल गुडविल है। फुल गुडविल है तो पेरेंट को और NCI को दोनों को इसका असर पहुंचना चाहिए, तो हिट कहाँ लगा दें? SRE में, ठीक है। तो SRE में ये सीधी फिगर ही गिवन थी, ठीक है। SRE को तो मैंने ओपन नहीं किया हुआ, चलो खैर यहाँ मैं एंट्री लिख देता हूँ इधर जी, एंट्री करा दें भाई, एंट्री करा दें। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। फिर हमें ख्याल आया कि जी इम्पेयरमेंट लॉस तो PNL में जाना है, PNL तो हम बना रही रहे इस सवाल में, तो फिर आपने कहा जी देखें ये NCI को अगर फेयर वैल्यू पर रखा तो ये गुडविल फुल गुडविल है, तो फिर SRE डेबिट। अब ये पॉइंट्स हैं, कह रहा है जी हो नहीं रहे, लो हो गया। 1 जुलाई 21 साल के पहले दिन HL, ओह आ गया आपका दोस्त, HL एक्वायर्ड 6 मिलियन शेयर्स representing 30% shares of Octagon on that date. Fair value of each share of OL was, तो मेरे ख्याल में वर्किंग 7 यहीं पे फटाफट बना देता हूँ, कहानी ख़त्म करें इसकी।
ये क्या गले पड़ा हुआ है कब से हमारे, हैं जी। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो कॉस्ट आ जाया करती है जी। कॉस्ट कितनी आएगी जी बताएं। कहता है यक्कम जली पे 6 मिलियन शेयर्स लिए हैं जिस दिन फेयर वैल्यू हर शेयर की कितनी है 16। लेकिन एक मिनट चेक कर लें कहीं बैलेंस शीट में उसने बताया तो नहीं हुआ, बताया हुआ है। ये कॉस्ट तो कितनी पड़ी है जी 100, यही है ना ऑक्टागॉन लिमिटेड। अब देखो शेयर उसका मार्केट में जितने पे ट्रेड कर रहा है, हमें जितने में पड़ा हमने तो वही देखना है ना। वैसे चेक करो जरा कितने मिलियन शेयर हैं, 6, हर शेयर की वैल्यू कितनी है 16, तो बनता कितना था, लेकिन हमें कितने में पड़ी। तो भाई 30% शेयर्स कहीं से नहीं मिल रहे होंगे ना मार्केट में, जिससे खरीदने के इकट्ठे उसने महंगे दे दिए पे। कंट्रोल भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के भी एक्स्ट्रा पैसे उसने कंट्रोल के तो होते ही हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट में कॉस्ट गिवन है, धोखा नहीं खाना था कि आपने शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू करनी। आपको कितनी कॉस्ट की है, आपको शायद 16 रुपए से महंगा शेयर मिला है वो, लेकिन 30% शेयर भाई मार्केट के अंदर कहीं नहीं पड़े होते। ये 60 लाख शेयर्स किसी एक बंदे से जाके आपको मिल गए हैं, तो वो फिर क्या कहेगा भाईजान इतने शेयर्स कहीं मार्केट से नहीं मिलने। आप हो सकता है कल को थोड़े और शेयर्स खरीद के थोड़ा और परसेंटेज बढ़ा लें, इतने शेयर्स तो मार्केट में कहीं से नहीं मिलने, तो महंगे दे सकता है, कोई मसला नहीं। सिंपल सी बात है, सवाल में गिवन है कॉस्ट कितनी 100, ठीक हो गया। उसके बाद सवाल में आगे बताता है ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 22 ओएल रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 60 मिलियन। वही बात, स्पेशल केस है, आर ही नहीं गिवन तो पोस्ट पैट से चलना है, ठीक है। एंड पेड टोटल डिविडेंड ऑफ 20 मिलियन, और रिकॉर्ड किया हुआ उसने, ठीक है। इसको तो पीएनएल के सवाल में तो इग्नोर करते होते हैं, बैलेंस शीट के सवाल में, पीएनएल में इसका मसला होता है। लेकिन अब हमने क्या लेना है जी, पोस्ट आ रही है पोस्ट पैट। अच्छा पूरे साल का ये प्रॉफिट लेना है हमने या कम, साल के पहले दिन ही ले लिया है तो पूरे साल का ही प्रॉफिट लेना है। लेकिन जाहिर सी बात है उस पर 30% तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो पोस्ट पैट कितना है, सारे का सारे पोस्ट है, और हमारी परसेंटेज शेयर होल्डिंग की। और जब ये आता, ये तो आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसके अंदर ये पहले से कराया हुआ था इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट वाला, इम्पेयरमेंट वाला भी पहले से सीखा हुआ था हमने, इसमें कोई जान नहीं थी सवाल के अंदर, ऐसे इतने दिन से आप लटकाया हुआ जी 18। तो इसकी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट इन ए डेबिट और सीआरई क्रेडिट। किधर गया सीआरई, बनाया था सीआरई, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, जाओ जान दो, चला गया दिमाग में आपके। नेक्स्ट, उसके बाद डिविडेंड भी तो आ जाता है। जब आप पोस्ट पैट के हिसाब से चलते हैं तो डिविडेंड को भी लेना पड़ता है। यहाँ पे डिविडेंड टोटल कह रहा है जी 20 मिलियन दिया है, हमारा उसमें कितना हिस्सा है 30%, तो 6। अब सीआरई के अंदर आपने इनको जब भेजना है तो ऐसे 18 माइनस 6 करके, ठीक है। यानी ये इसी सवाल का सीआरई था या पिछले का, इसी का ही है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे आता था पीआरई, एसआरई और एआरई, तो एआरई कितना आएगा जी बोलें 18 माइनस 6 करके 12, ठीक है, ये सिखाया हुआ है। चलो अच्छा, और क्या है जी, कोई और एडजस्टमेंट, ये तो हो गई। ड्यूरिंग द ईयर ओएल एसोसिएट मेड सेल ऑफ 50 मिलियन टू एचएल एट 20% अबव कॉस्ट, तो C प्लस P इज इक्वल टू S, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय HL ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई वर्किंग नंबर जो भी है, ठीक है, वो बन जाएगी A2P। याद है सोल्ड की फिगर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लिखें तरतीब में। सोल्ड कितनी जी 50, ठीक है। अनसोल्ड कितने, अनसोल्ड 20% अबव कॉस्ट, 60% ऑफ दीज गुड्स वर अनसोल्ड जी कितनी, एक मिनट देख लो, 60 दीज गुड्स वर सोल्ड, तो 40% अनसोल्ड। बड़े ध्यान से पढ़ने वाली बात है भाई, जल्दी में धोखा खा जाते हैं। देखो जी 20 और अनसोल्ड का प्रॉफिट जी, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, आंसर इज 3.3। कर लें इससे एंट्री ना। एसोसिएट की हर ट्रांजैक्शन पे परसेंटेज अप्लाई होनी है तो 3 ही कर दो ना, 3 और पीज शेयर 3 का 30% 1 आ गया, ठीक है, ओके। अब इस 1 की एंट्री क्या होगी,
बेचा किसने, ए ने क्या प्रॉफिट किसने कमाया, ए का प्रॉफिट तो पड़ा हुआ है सीआरई में, तो सीआरई को कर दो डेबिट, कितने से, 1 से, ठीक है। किसने खरीदा, किसके स्टॉक में पड़ा है, तो सीआरई तो डेबिट कर दिया, स्टॉक तो फेस पे पड़ा होगा ना, उसको क्रेडिट कर देना इस 1 से, यानी इस एडजस्ट इसके इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में इस एडजस्टमेंट में नहीं था आना, ठीक है, सही है। सवाल तो खत्म नहीं हो गया। एक चीज लिखी हुई है एंड पे, एज एट 30 जून 22 OL हैज रिसीवेबल विद HL ऑफ, आपस का है ही नहीं, है तो है बस, ठीक है, छोड़ दें इसको, इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये जनाब आपकी क्वेश्चन 7 की डिस्कशन हुई मुकम्मल, और इसके बाद कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 करेंगे, ज़िंदगी अगर रहेगी तो। 2 और 5 रह गए हैं मेरे ख्याल में, बस 2 और 5 डिस्कस होने से रह गए, बाकी सभी हो गए, कर वो भी आपने लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी ज़रा तसल्ली हो जाएगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।